तराईनामा। तराईनामा, कहानियां तराई की। जैसा कि हमारा वादा था आप दर्शकों से कि तराई क्षेत्र की साहित्यिक जगत से जुड़ी महान हस्तियां, राजनीतिक जगत से जुड़ी महान हस्तियां, इन तमाम क्षेत्रों से जुड़ी जो महान हस्तियां उनसे आप लोगों को रूबरू कराना। इसी क्रम में आज एक प्रचंड व्यक्ति से आप लोगों की मुलाकात कराते हैं। उनका नाम है पीके प्रचंड। कवि हैं, हास्य कवि हैं। आप उनको देखेंगे, उनका नाम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत जो है गुस्सैल आदमी है, पर उनसे हंसमुख और स्वीट आदमी बहराइच जिले में मुझे कोई नहीं मिला आज तक। बाकी क्या है पीके प्रचंड जी से हम खुद जानेंगे। पीके प्रचंड जी, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम आपके चैनल तराईनामा का हृदय से अभिनंदन हम करते हैं। बहुत अच्छी पहल है, हमको अच्छा लगा। और इस तरह से किसी साहित्यकार के बारे में आके, और काफी दिनों से ऐसा कोई मुझे नहीं मिला, मुझे ये बड़ी खुशी है। आपके चैनल को मैं बड़ा सराहनीय कदम बता रहा हूं। जी पीके प्रचंड जी, ये बताइए ये क्या नाम हुआ पीके प्रचंड? असल में डॉक्टर साहब, पीके तो न हमारा नाम, वैसे पूरा मेरा नाम है प्रदीप कुमार चक्रवर्ती। लेकिन जब मैं इस क्षेत्र में आया, साहित्य के क्षेत्र में जब मैंने कदम रखा तो प्रचंड की जो उपाधि दी गई वो हमारे गुरु, साहित्यिक गुरु डॉक्टर अशोक गुलशन जी हैं, जिन्होंने मेरी शक्ल देख के या मेरे हाव भाव देख के, जैसे भी है, उन्होंने हमारा उपनाम प्रचंड रख दिया। तो जब, और चूंकि मेरी विधा है डॉक्टर साहब कि मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, तो जब हमने सोचा कि जब हास्य व्यंग की बात आई, तब हमने उसमें जो है पीके प्रचंड, अब इस पीके प्रचंड के दो अर्थ निकल जाते हैं। कभी कभी मंचों पे कभी कभी हमको ओज का समझ लिया जाता है, तो ओज भी पढ़ता हूँ, लेकिन मूलतः मैं हास्य कवि। नाम में ही हास्य, पीके प्रचंड जी। आपकी मूछें बता रहे हैं कि आप आर्मी में थे पहले। लोगों ने ऐसे बताया भी कि आप आर्मी में सेवा कर चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। जिसने भी आपको ये सूचना दी, यथार्थ सूचना दी, उसके लिए धन्यवाद उसको। मैं 1985 में मैं सेना में भर्ती हुआ था और सेना के वायु रक्षा तोपखाने में भर्ती हुआ था और विभिन्न पदों पर काम करते करने के बाद में 2000 में वहां से मैंने सेवानिवृत्ति ले ली। क्यों डॉक्टर साहब? मैंने ज्यादा पढ़ाई जो मैंने की वो मैंने सेना में की। मैं जब भर्ती हुआ था तब मैं इंटरमीडिएट था। तो सेना में भर्ती होने के बाद हमारे दिल में आया कि नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो हमने वहीं से फिर फॉर्म भर के यहीं आपके साकेत से हमने अवध यूनिवर्सिटी से फिर बीए किया। बीए करने के बाद फिर एमए किया। इसके बाद हमने सोचा कि नहीं, कुछ घर की भी समस्याएं थी, इसलिए मैं वहां से मुझे आना पड़ा। और जब मैं आया तो मुझे बड़ी, चूंकि मेरा पूरा परिवार शिक्षा जगत से जुड़ा है, मेरी बेटी भी शिक्षा जगत में अध्यापका वो भी है, मेरी पत्नी है, मैं हो गया हूँ, मेरे पिताजी थे, मेरी जितनी बहनें हैं और उनकी जो बहुएं हैं सब। तो हाँ, चूंकि मैं अलग था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं के साथ में मिला जाए। तो आके फिर मैंने बीटीसी का फॉर्म भर दिया और फॉर्म भर दिया तो हमारा वहां सिलेक्शन हो गया। फिर मैं अध्यापक हो गया। अब अध्यापक जब हो गया तो हमने कहा जब अध्यापक हो गया हूँ तो कुछ लेखन किया जाए। इस तरह से मैं धीरे धीरे लेखन में आया और डॉक्टर अशोक गुलशन जी का सानिध्य मुझे मिला। फिर हमने लिखना शुरू किया और फिर मुड़ के नहीं देखा मैंने कि मुझे लिखना शुरू किया, लोगों को हंसाना भी शुरू किया। आपके हास्य में जो व्यंग होता है, एक सटायर होता है, कटाक्ष होता है व्यवस्थाओं पर, सामाजिक दशाओं पर। आपकी एक कविता एक बार मैं मन से सुन रहा था, गिर पड़न तिवारी मरहमा, उसकी दो लाइनें हो जाए तो। जी, ये बिल्कुल डॉक्टर साहब सच्ची घटना है। मैं जिस विद्यालय में मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ वहाँ
जी। कुछ सड़क की समस्या थी तो हम लोगों को मेड़ से जाके निकलना पड़ता था। जी। तो उस टाइम उस मेड़ पे खड़े होके जब मैंने सेल्फी लिया था तब ये घटना घटी जी। थी। जी। और बगल में वो तिवारी जी का मढ़ा था। जी। और उसमें वो ही तिवारी जी ही विवादित थे। जी। तो इस पे फिर हमने ये कविता लिखी हमने, बड़ी फेमस हुई, लोगों का बड़ा प्यार मिला। जी। सुनना चाहेंगे? हाँ, सुनना चाहेंगे, बिल्कुल सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। कि सेल्फी ले के चक्कर में हम फाट परें जब गढ़ा माँ, सेल्फी ले के चक्कर में हम फाट परें जब गढ़ा माँ, ऊंचाई 4 जने हमका ले गए तिवारी मढ़ा माँ। तब हुलिया हमरी देख देख चौतरफा मनई घेर लिहिन, और कुछ हंसे मार ठट्ठा हम पर, कुछ देखते खनमो फेर लिहिन। और जितनी मुंह उतनी बातें सुन, जितनी मुंह उतनी बातें सुन, मुश्किल से हुआस नहीं कर पावा। हम कहन प्रचंड भाग चलो सेल्फी लेके हम भर पावा। हम कहन प्रचंड भाग चलो सेल्फी लेके हम भर पावा। ये भाई वाह, मजा आ गया। अपने परिवार के बारे में बताइए कि परिवार में और कौन कौन है, आपके पिताजी क्या करते थे, फिर जो है और कौन, कितने भाई बहन हैं, आप कुछ बताएंगे हम लोगों को? बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री अशरफी लाल, गौतम जी, गौतम नहीं, वो अशरफी लाल, जी जी जी, गुरु जी के नाम से, वो अशरफी लाल गुरु जी के नाम से वो चर्चित थे। बहुत ही सामाजिक कार्यों में बिल्कुल लीन रहते थे जी। और सच्चाई के ऊपर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे जी। अध्यापक होने के नाते उन्होंने हमारे परिवार को बड़े कठिन परिश्रम से पढ़ाया। जी। मैं 2 भाई हूं और हमारी 3 बड़ी बहनें हैं। और सभी बड़ी बहन, एक बड़ी बहन है जो सबसे बड़ी बहन है, वो यही है, उनके लड़के सब शिक्षा विभाग में है, वो नहीं सर्विस करती। दूसरे नंबर पे हमारी बड़ी बहन है श्रीमती सारंधा रानी, जो पर प्राचार्य रह चुके हैं आपके आरकन्या इंटर कॉलेज बहराइच। और एक हमारी छोटी बहन है, वो यहाँ यही रिसिया के पास में, उसकी शादी हुई है, तो वो आंगनबाड़ी में थी, वो भी शायद सेवानिवृत्त हो गई होगी। भाइयों में एक भाई है, वो थोड़ा मेंटली उसको प्रॉब्लम रहता है, तो शादी नहीं किया है, हमारे ही संरक्षण में रह रहे हैं। पत्नी हमारी वो भी शिक्षिका है, हाँ, अध्यापिका हैं, और यहीं तजवापुर ब्लॉक में शेख दहीर में कार्यरत हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्वीन बुरुआ। और मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटा मेरा बॉम्बे में एक थिएटर चलाता है, द चक्रवर्ती थिएटर्स ग्रुप ऑफ मुंबई। तो वो उस अभिनय के क्षेत्र में है। और बेटी हमारी जो है वो अभी यही अयोध्या में कार्यरत है, वो भी अध्यापिका है। अरे वाह, मतलब पूरा परिवार आपका साहित्य और शिक्षा जगत से जुड़ा रहा शुरू से। आपके पिताजी, जहां तक मेरी जानकारी है, राजनीतिक व्यक्ति थे और राजनीति में ठीक ठाक हिसाब किताब था उनका। नहीं, राजनीतिक तो नहीं कहेंगे लेकिन सामाजिक कहेंगे। क्योंकि मुझे एक घटना याद आ रही डॉक्टर साहब, उस समय मान्यवर कांशीराम जी जीवित थे और ये कुशवाहा जी मंत्री थे। तो कुछ बात हुई थी कि गुरुजी आपको हम मंत्री बना दें और इलेक्शन बाद में वो हो जाएगा। हमारे पिताजी ने कहा नहीं, हम समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। आज के टाइम में और कोई होता तो लपक के इस अवसर को पकड़ता। तो इस चीज को देखते हुए मुझे ये बाद में एहसास हुआ, पहले तो मुझे भी थोड़ा वो अजब लगा, बाद में हमने सोचा कि नहीं, हर आदमी का एक सिद्धांत है, उसूल होते हैं, एक उसूल है उसके जीने का, उसके खाने पीने का, तौर तरीके का। तो वो कुल मिला के बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, उन्हीं का ये मतलब हम लोगों को आशीर्वाद है कि उन्होंने हमको पढ़ाया इस तरह से। तो लगभग हम जितने लोग हैं सभी सर्विस कर रहे हैं। लेखन में कब से रुचि जागी कि अब मुझे लिखना चाहिए, कविताएं लिखनी चाहिए? जी और हास्य कविताएं लिखनी चाहिए, इसके विचार कब आया आपको? जी डॉक्टर साहब, लेखन हमने 2009 से शुरू किया।
जी। और 2009 में हमने एक कविता लिखी थी, जी। अवधि। अवधि मुझे बहुत प्यारी है। जी। तो अवधि में मैंने वो कविता लिखी और वो कविता मैंने पूरे भारतवर्ष में पढ़ी। जी। और उस कविता ने, वो मेरी पहली कविता थी डॉक्टर साहब, जी। और उस कविता ने मुझे कवि बना दिया। जी। वो कविता हमको सुनाइए जरा। ये जी बिल्कुल, वो जी। कविता मैं सुनाऊंगा। वो एक जी। सच्ची घटना है। जी। उस घटना को देखते हुए हमने वो लिखा था। जी। यही जनपद की बात ही है। जी। तो हमारे सामने एक डॉक्टर साहब रहा करते थे, तो मैं छत पे रहता था, दूसरी मंजिल पे। जी। तो ग्रामीण इलाका है, तो हमने ये अक्सर देखा कि कोई अगर कोई महिला वगैरह जाती है अगर, तो वो इंजेक्शन छाड़ी के ऊपर से ही लगा दिया जी। करते थे। जी। उनको हमने देखा, तो हम कुछ एक कवि मन कुछ लिखने का दिल किया। जी। तो हमने वो कविता लिखी कि पढ़ के कक्षा 8 अवस्थी डॉक्टर हो गए। पढ़ के कक्षा 8 अवस्थी डॉक्टर हो गए, और चले गृहस्थी ठाट अवस्थी डॉक्टर हो गए। देखिए उनके यहाँ एक कंपाउंडर है, उसके कार्य करने का तरीका जी। और डॉक्टर साहब के कार्य करने का तरीका जी। कुछ अलग अलग है। हमने कहा कि जब सुई लगावे कंपाउंडर तब कपड़ा का खसकुआई दे। जब सुई लगावे कंपाउंडर तब कपड़ा का खसकुआई दे, और इंजेक्शन के स्पेशलिस्ट अवस्थी कपड़ा के ऊपर सुई लगाए दे। एक दिन हमरे चढ़ गा बुखार, एक दिन हमरो चढ़गा बुखार, हम भागे दौड़ अवस्थित थे। और वही कहीं की सुई लगवाए ले नहीं तो तुम जई होगी। बस इतना कह के वही हमका मुंह के बल पहुड़ाए दिहिन। बस इतना कह के वही हमका मुंह के बल पहुड़ाए दिहिन, और हमरे दहिने कूल्हे में पैंट के ऊपर सुई लगाए दी। और जब सुई लागदा कूल्हे में तनको ना हमका पिरान, तब हमरो मुंह से निकल पड़ा डॉक्टर अवस्थी तुम हो महान। इतना कह के हम पैंट के पिछली जेबी में हाथ डाल लीन, और चमड़े के एक लौता बटुआ जल्दी सहित निकाल लीन। और जब पैसा दे के आए घरी तब बटुआ चैन की हिन ढीला। जब पैसा दे के आए घरी तब बटुआ चैन की हिन ढीला। और जब उंगली डारा बटुआ में तो सगरी नोट मिला गीला। तो बटुआ के आंतरिक दशा देख तब हम मुंह झल्लाए परेन, और न देखा आओ न देखा ताओ डॉक्टर से डर्राए परेन। आए डॉक्टर ई बताओ, आए डॉक्टर ई बताओ, दवाई सब तुम गंवाए दियो, और कूल्हे में सुई लगाओ तो तुम बटुआ में सुई लगाए दियो। ये कविता थी। इस कविता ने एक व्यंग भी है जी, झोला छाप डॉक्टरों पे। जी जी। बहुत चर्चित हुई ये कविता। जी। और इस कविता ने हमको पुशअप किया। जी। और आपको फिर पहचान दी। जी, फिर तो मैं लगभग कई प्रांतों में मैं पढ़ता रहता हूँ। ये आप लोगों का स्नेह है। आपने बताया आपके साहित्यिक गुरु डॉक्टर अशोक पांडे गुलशन साहब, उनसे मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? एक कार्यक्रम में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। अक्सर मुझे अक्सर तलाश रहती थी कि मुझे कवि बनना है। जी। और उसका कारण बता दूं, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो किसी से मैंने कह दिया मैं किसी कवि से कम नहीं हूं। जी। और उस बात ने हमको बिल्कुल सोने नहीं दिया कि यार मैंने उसको कह दिया कि मैं किसी कवि से कम नहीं हूं, मंचों पे मैं भी जाता हूं, लेकिन बाय द वे अगर वो ऐसा मौका आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। उस बात ने हमको एक प्रेरित किया बराबर। और धीरे धीरे तो मुझे एक उसकी तलाश थी कि जो हमें मार्गदर्शन दे। मार्गदर्शन दे का दिया उन्होंने, और हमको अवसर प्रदान करे। जी। तो उनकी वजह से आज भी मैं उनका सम्मान करता हूं, और साहित्यिक गुरु मैं मानता हूं। और तभी से मैं निरंतर चल रहा हूं। और हास्य व्यंग लिखता हूं मैं बहुत ही, अब खुद को बहुत खुशमिजाज मस्त समझता हूं। और मैं सोचता हूं कि इसी आजकल जीवन में अगर जीना है खुश रहना तो खुश रहना है। और दुनिया में इतना टाइम कहाँ है, अब तो लोग कहते हैं मरने के लिए टाइम नहीं है। तो
आजकल का जो दिनचर्या है समाज के लोगों की, सबके पास बहुत टेंशन है जी। सबके पास कोई बहुत सारी चिंताएं हैं। इतने चिंता भरे समय में हंसना और हंसाना, ये किसी मतलब जो है, ये मुझे लगता है बड़ा कठिन काम है। हंसाना लोगों को बहुत आसान काम नहीं होता, बहुत कठिन काम होता है। तो इस कठिन काम को जो आप इतनी सरलता से करते हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे हास्य कवि बनना, या एक अपने अवस्थी डॉक्टर वाली जो कविता सुनाई, कि वहीं से जो है हो गया कि नहीं अब तो मैं इसी विधा में लिखूंगा? नहीं, ऐसा है डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं जी। असल में मैं इससे पहले पहले जब मैं सेना में था जी। तब मैं एक रंग मंच कर्मी था। जी। मैं सेना में जो प्रोग्राम होते थे, जैसे उनका रेजिंग डे होता था अपनी रेजिमेंट में या ब्रिगेड में कहीं भी, तो हमको वो बुलवाते थे। जी। पूरा मैं उनको बताता था ये ऐसे होना है, पूरा देखते। जी। और उसी की देन है वो मेरा अभिनय मेरे बेटे ने एक बार देखा बचपन में। जी। उस समय वो रहा होगा 4 या 5 साल का रहा होगा। तो उसने मेरा अभिनय देखा और मैं उसमें मैंने एक भिखारी का रोल इस तरह से रोल किया था उसमें। तो मैं, मिसेस भी हमारी बैठी थी, ये गोद में था, तो मैं इनके सामने से भीख मांग के निकल गया। और मेरी मिसेस ने उसमें जब पैसे डाला तो मैंने कहा अरे डाल दो, घर में ही जाना है। तो मेरी मिसेस चौंकी, है ये कौन है? तो हमें मिसेस ने बेटे को बताया, बोला बेटा ये तुम्हारे डैडी। बोला नो, ये डैडी नहीं हो सकते। खैर वो चला आया। ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरे बेटे के लाइफ में। पता नहीं क्या उसके दिमाग में वो अभिनय के को लेके बस ये फिर निरंतर उसी तरफ भागता चला गया। एक्चुअल मैं इसको चाहता था कि मैं इसको डिफेंस में ले जाऊं। फिर लेकिन इसका रुचि जब हमने देखा तो हमने इनको कोर्स करवाया इप्टा से। और तब से ये निरंतर रंगमंच के उसमें है। आप आर्मी में रहे, जवान रहे सेना के, अभी शिक्षक हैं। क्या फर्क आया जीवन में तब के, एक जवान के जीवन में और एक शिक्षक के जीवन में क्या फर्क आया? किसमें ज्यादा संतुष्टि मिली आपको? देखिए, जो सेना की जो सेवा है वो एक अनुशासित, बहुत ही अनुशासित सेवा है। और मैं ये जो भी मेरे अंदर जो अनुशासन है वो सेना की ही देन है। और जब एक अनुशासित व्यक्ति होगा तो वो कहीं भी रहेगा तो उसको अच्छा लगेगा। थोड़ा इस चीज का वहां अभाव था कि सेना चूंकि एक सोशल संगठन नहीं है, किसी सैनिक को आप सामाजिक व्यक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि वो समूह में तो है लेकिन वो समाज से अलग है। वो समाज में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं, एक दायरे में है। लेकिन उस दायरे में रह के हमने बहुत कुछ सीखा डॉक्टर। अच्छा, आपको बताएं पीके बच्चन जी, जब मैं 12th में पढ़ता था तो मेरे साथ कुछ लड़के एनडीए की तैयारी करते थे कि एनडीए ज्वाइन करना। उसमें से कुछ लोग हुए भी, आज सेना में सेवा दे रहे हैं। तो वो लोग अपने दरवाजों पे लिखते थे सिविलियंस नॉट अलाउड। क्या ऐसा वाकई कि सेना के लोग जो है सिविलियंस को, आम नायकों को थोड़ा? जी, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि तमाम उनको लगता है कि ये बड़े अनडिसिप्लिन्ड लोग हैं, हम लोग को, सामान्य लोगों को बड़ा ही अनुशासनहीन। हाँ, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि कई चीजें ऐसे गुप्त चीजें हैं जो जैसे सिक्योरिटी के तौर पे तो इसलिए भी जैसे बताया जाता, हम लोगों को ट्रेन किया जाता था कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अखबार वाले को भी मत बताइए कि भैया 4 दिन हमको अखबार मत दीजिए, या दूध वाले को मत बताना कि मैं फला तारीख से फला तारीख तक नहीं रहूंगा। तो ये सब इस पर गोपनीयता गोपनीयता बनाने के लिए ऐसा है, बहुत रूल है। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमको सेना का भी अच्छा लगा। लेकिन मैं जब वहां से यहाँ आया तो अब एक प्रबुद्ध समाज के बीच में रहता हूँ तो और अच्छा लगता है। आपने देश की सेवा सीमा पे रह के भी की और अब सीमा के अंदर रह के भी कर रहे हैं।
कवि बनने के बाद जी जब लोग आपको एक कवि के तौर पे जानने लगे, जी प्रदीप कुमार से पीके प्रचंड हो जी गए आप, जी जी। क्या सम्मान, मतलब हमको लगता है सम्मान पहले से कुछ बढ़ गया या कुछ अच्छी अनुभूति होती होगी आपको? नहीं, अब सम्मान बढ़ने की बात मैं कैसे बताऊं, जी क्योंकि एक इतना मतलब अभी आज भी अगर पोस्टमैन आता है, कुछ जैसे विभागीय आ जाता है कुछ, जी बहुत लोग हमारे विभाग में बोलते हैं, कहें कि तुम आ जाओ उस जगह ड्यूटी नहीं जाना, तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं लगी है आपकी। जी हमने कहते हैं यार नहीं होगी यार, जी तो कहते हैं नहीं पीके परसेंट उसमें कहीं नाम नहीं आया है। एक्चुअल इस नाम से मैं फेमस नहीं हूँ, जी लेकिन अगर पीके प्रचंड कह देंगे जी तो बड़ी दूर तक लोग जी जानते हैं। तो ये केवल ये साहित्य की देन है, जी और ये मैं जानता हूं कि साहित्यकार अगर कहीं भी है जी तो पढ़े लिखे लोग तो उसकी इज्जत करेंगे ही। करेंगे। जी साहित्यकार वाला जो जीवन आप जी रहे हैं, जी। एक शिक्षक से साहित्यकार बने, परिवार का इसमें कितना सहयोग मिला, खास करके आपकी पत्नी? देखिए ये रात रात तक मंचों पे गाना गा जी रहे हैं, जी घर जी पे जी कोई है नहीं, जी। नाराज नहीं होते कि तुम रात में नहीं, कहाँ गायब रहते हो? इस चीज के लिए मैं बिल्कुल आपको बता दूं डॉक्टर साहब जी कि हमारी पत्नी ने बिल्कुल हमको वो इस मामले में कहा, फिर कुछ हमको कोई डिस्टर्ब नहीं किए नहीं है, वो नहीं है करके, वो जी सारा मैनेजमेंट खुद देखते हैं, कोई जी दिक्कत नहीं है। और घर की तरफ से हमको बहुत बैकअप मिलता है जी कि बढ़ते चलो। और उसका एक कारण ये है कि क्योंकि हमारा बेटा भी इसी क्षेत्र में है, जी वो कहीं रंगमंच से जुड़ा है तो कहीं मैं। जी अभी डॉक्टर साहब मेरी एक संस्था है, साहित्यिक संस्था अवध वाटिका साहित्य संस्थान रजिस्टर्ड, तो वो जो है बहराइच के कला साहित्य और रंगमंच को पूर्ण रूप से समर्पित है। समर्पित। और अभी उसी के उसमें अभी हमने एक ये प्रकाशन भी करवाया है किताब जी का, अभी मैं आपको भेंट करूंगा। बिल्कुल जी धन्यवाद। बहराइच या तराई मान लीजिए, जी श्रावस्ती, जी गोंडा, जी जी बलरामपुर, जी बड़े बड़े नामचीन शायर जी गीतकार जी निकले। जी। तराई एक साहित्य की दृष्टि से देखा जाए बड़ी बहुत उर्वरा उपजाऊ, उपजाऊ हाँ उर्वरा उपजाऊ भूमि भूमि रही। है बिल्कुल। अब क्या अब भी वो उतनी उपजाऊ है, या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी में वो बात नहीं है, या ऐसा कुछ तो नहीं लगता आपको? एक बार एक साहित्यकार बता रहे थे कि अब के लड़के जो हैं उनके पास गला अच्छा है, जी बोलते अच्छा है, पर लिखते उतना अच्छा है। आप इस बात से सहमत हैं कि? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जी और इस बात को लेकर काफी विवादित भी रहता हूँ, क्योंकि जी लोग कहते हैं, मुझे दो चीज पर थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, जी मैं एक कार्यशाला की तरह से चलाता हूँ। जी तो आज का जो तथाकथित कवि है जी वो कुछ सीखना नहीं चाहता, तो अपने आपको विद्वान समझता है, और वो सोच रहा है कि किसी की दूर के रचनाकार की अगर मैं पंक्ति लाके इधर से उधर करके चिपका दें। घालमेल करके चिपका दें, जी मेरा नाम हो जाए। जी लेकिन हम लोगों के ये कान इसमें जैसे सेंसर यूनिट लगे हैं, जी एक जो पंक्ति इधर से चली गई जी तो वो दोबारा अगर जाएगी तो वो बताएगी नहीं एक बार हो आई है ये, आई है ये। कैसे मान लो। तो ये चीज है, गाते हैं लिखते नहीं है, जी बड़ी समस्या है। और जो लिखते हैं वो गाते नहीं। चाहते नहीं, ये तो एक बहुत ही दुर्लभ चीज है, जो गाते भी हैं और लिखते लिखते भी भी हैं। हैं। जी बलरामपुर के एक बहुत बड़े शायर हुए, क्या नाम था उनका? बलरामपुरी करके थे वो, पद्म हाँ, पद्म भूषण से, पद्म भूषण से सम्मानित थे। अरे नाम में मैं भी विस्मृत हो रहा है। और चलिए अभी बात करते हैं बहराइच में दो तीन मतलब कवि बहुत बड़े बड़े हुए। एक भ्रमर साहब हुए, जी जी और एक पथिक साहब हुए, जी। और एक पारस पति पवार पवार। जी। इन लोगों से आपका कभी कुछ सानिध्य रहा, इन तीनों लोगों से? डॉक्टर साहब ऐसा है कि भ्रमर जी जब कविता पाठ करते थे तब मैं बहुत छोटा था। जी मैंने यहाँ नगर पालिका में एक बार अपने पिताजी के साथ में कार्यक्रम में गया था, देखा था, जी तो उन्होंने बताया कि यही भ्रमर जी हैं। जी इसके बाद में पवार जी थे, वो पवार जी तो मिले हमको जी मंचों पे, जी और पथिक जी आज भी मिल रहे हैं। जी जब भी, अब तो कोई बुजुर्ग हो गए हैं, आते जी जाते नहीं हैं, लेकिन हाँ उनका स्नेह मिलता रहता है। मिलता रहता जी है।
मंचीय जो एक व्यवस्था होती है, मंच पे आना, मंच पे बोलना, मंच जी तक पहुंचना, जी जी आरोप लगते हैं कि इसमें बड़ी राजनीति होती है। अब वो उसका बट सब यही कर मतलब है कि जो कुछ जिसके पास कुछ लिखना नहीं है, लेखन नहीं है, वो बहुत तेजी से वो चाहता है कि हम फेमस हो जी। तो तमाम तरह के तोड़ फोड़, इधर से उधर नया मंच बनाएगा, कहीं उनको जोड़ेगा, कहीं उनको, फिर 4 दिन चलाएगा, फिर भागेगा, इस तरह से। तो इसकी वजह से बड़ा बिखराव सा है, वो थोड़ा अच्छी बात नहीं है। हम सोच रहे हैं, हमारा जहां तक का, कहाँ ये शायर है, कहाँ ये कवि है। अक्सर डॉक्टर साहब, मैं कवि सम्मेलन से ज्यादा मैं मुशायरे पढ़ता हूँ। ज्यादातर मुशायरों में मुझको बुला, मैं बहराइच का एक कवि हूँ जो मुशायरा पढ़ता हूँ, बाकी कवि सम्मेलन तो पढ़ता हूँ। तो हमको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, मुशायरा नहीं पढ़ना चाहिए। बात वही चीज हम दूसरे लहजे में कह रहे हैं और कुछ है, लेकिन यहाँ थोड़ा मतभेद मुझको दिख रहा है। जी। बहराइच के एक कवि हैं, बड़े रचनाकार हैं, राष्ट्रीय स्तर के, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी शम्स। जी जी, परिचित होंगे आप उनसे। उनसे एक बार बात हो रही थी मेरी जी, तो उन्होंने बताया कि अवधी भाषा को बहराइच में इस समय गिने चुने लोग बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें पहला नाम उन्होंने आपका लिया जी, और बोले कि अवधी इतनी मतलब महान भाषा है कि रामचरितमानस जैसा मतलब ग्रंथ कह लीजिए या कालजयी रचना वो अवधी में ही लिखी हुई है। लेकिन फिर भी अवधी माटी के जो लोग हैं वो अवधी में कविता लिखने में, बोलने में, सुनने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। तो अवधि को बढ़ाने के लिए आप क्या मतलब योजनाएं हैं आपकी, और आने वाली पीढ़ी भी अवधि में कुछ लिखे पढ़े, इसके लिए आपकी क्या सोच है? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो आपने पूछा डॉक्टर शम्स जी। अभी शम्स जी हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं जी। अभी उस नालंदा, ये आपके राजगीर में एक कार्यक्रम था, तो शम्स जी भी वहीं थे, हम भी थे। आप आसाम से आए थे जी, मैं यहाँ से गया था जी। तो मंच पे जब हम पहुंचे, तो जब मेरी बारी आई जी, तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप पुष्टन जी एक बात है, आप हमको वो वाली कविता सुना दो जो सुनना चाहता हूँ। अभी ये बीच में कोरोना आया था जी, तो उस पर मैंने एक अवधि अवधि कविता लिखी जी। कोरोना आया तो उसमें लेखन बहुत हुआ जी, क्योंकि आदमी कोई काम था नहीं। बहुत बहुत कविताएं लिख डाली हमने जी। तो उसमें 2 कविता, एक मुक्तक, और वो इतना फेमस हुआ जी। तो वहां मैंने उसको पढ़ा तो पूरे भारतवर्ष के साहित्यकार थे। हमको भी सुना दीजिए वो कविता मुक्तक। तो जी बिल्कुल जी। तो बड़ा बड़ा चर्चित हुआ जी कि देखिए बिल्कुल कि इतना दहशत था, और उसी टाइम में चुनाव हुआ था डॉक्टर साहब, तो मैं भी आया था चुनाव करा के, और मैं भी बीमार हो गया था जी। तो डरते हुए हमने कहा यार ऐसे तो डर जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। उस टाइम में हमने लिखा कि परा रात दिन रात करोना, मन ही मन धुंधुआत करोना, परा रात दिन रात करोना, मन ही मन धुंधुआत करोना, और हम जो मन का छोट करीब तो हम हो लेके जात करोना। और डर के आगे जीत है भैया, साज बात बतलाई तुमका, हम प्रचंड जब रूप दिखावा, खाइस हमसे मात करोना। हम प्रचंड जब रूप दिखावा, खाइस हमसे मात करोना। और उस टाइम का एक दृश्य था कि जैसे घर से बाहर निकलो, बिल्कुल देखते हुए कहीं पुलिस तो नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं है। तो उस माहौल को देख बिल्कुल आप अभी ताजी घटना है पहुंच जाएंगे। तो वो एक छंद लिखा, पहुंचा दिया 5 साल पहले कि दौड़ दौड़ सड़की पर काहे तुम जाए रहो, पुलिस के डंडन से ऐसे पिटई हो तुम, और सगरू दोपहरी ठाड़ गोला मर है परी तब जाए नूरा में टेक तोड़ पई हो तुम। दौड़ दौड़ सड़की पर काहे तुम जाए रहो, पुलिस के डंडन से ऐसे पिटई हो तुम, और सगरू दोपहरी ठाड़ गोला मर है परी तब जाए नूरा में टेक तोड़ पई हो तुम, और हाल ना बताए पई हो जूके मलाल जोन, रोए रोए गई हो और गाय गाय रोई हो तुम, और हफ्तन चिल्लई हो तुम खटिया पर परे परे, लागत है फिर से कोरोना भलई हो तुम, लागत है फिर से। तो ये कविता आपने वहां नालंदा में जी, नालंदा वहां हमने सुनाया जी, और बहुत ही सराही गई।
जी। और बहुत साहित्यकारों ने इस कविता की वजह से कई प्रांतों में हमारा मतलब वो हुआ, अच्छा कवियों लगा। के साथ एक प्लस पॉइंट ये रहता है जी कि वो अपने साथ साथ अपने जनपद का नाम जी पूरे देश में रोशन करते हैं। अब जैसे नालंदा में आप गए, जी वहां लोगों ने कहा होगा कि बहराइच से जी पीके प्रचंड, जी दिनेश त्रिपाठी शम्स जी पूरे जी देश में काव्य जी पाठ करते हैं, वो यही लोग बताते हैं कि वो बहराइच से। जी तो कवियों के साथ एक अच्छी बात ये रहती है कि उनके पास अपने जनपद का या अपनी जगह का नाम रोशन करने का एक बहुत सुनहरा मौका रहता है उनके जी पास। जी। इसका कभी कभी नुकसान भी होता है क्या, कि मान लीजिए आप कहीं गए या तो बहराइच से हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत कई अधिवेशन में जाते हैं, जी साहित्यिक प्रोग्रामों में जाते हैं, उत्तराखंड भी जाते हैं, मध्य प्रदेश भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं। जी तो उस जगह एक जमवाड़ा होता है, जी और लगभग पूरे भारतवर्ष के इतने साहित्यकार हैं, लगभग मिलने वालों मिलने में से वाले हैं। वो पूछते रहते हैं वहां उस अरे प्रचंड जी नहीं आए, अरे नहीं आ रहे, और वो आज उस जगह पे। जी तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क हमारा हो गया है, जहां जाओ कहीं भी, हर जितने जितने जिले पड़ते हैं वो कहते हैं बस थोड़ा सा हमको टाइम देते तो आपके सम्मान में हम एक कार्यक्रम कर कार्यक्रम देते करवा हैं। जी साहित्यिक आदमी को सम्मान तो बहुत मिलता है। जी आने वाले जो पीढ़ी है बहराइच की, जो लड़के लिख रहे हैं, कुछ कुछ लोग लिख भी रहे हैं, आप ये जी बताया कि इसे कुछ इधर उधर कर रहे हैं, कुछ लोग लिख भी रहे हैं जी। जो सही के कवि हैं, उनमें क्या लगता है कि वो लड़के बहराइच का नाम आगे चल के नहीं, रोशन करेंगे? निश्चित 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 करेंगे। और उन जो लड़कों के लिए आपकी क्या योजना है? आप भाई, इसे हर सीनियर का एक ये काम होता है कि अपने जूनियर के लिए हम एक प्लेटफॉर्म, मतलब आपने एक संस्था आपने बताया कि बना रखी है, कार्यशालाएं करते हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जो लिख रहे हैं जी वो बहुत अच्छा लिखने लगे हैं। जी। और जो चुरा रहे हैं वो बहुत अच्छा चुरा रहे हैं, हाँ, जो चोरी कर रहे हैं वो बहुत हाँ अच्छी। वो चुराना, उसका कारण है जी कि ऐसी गोष्ठियों में, जैसे हमारे यहाँ चलती है गोष्ठी, जी तो उसमें हम लोग बैठते हैं तो यही जांचते हैं जी कि ये लेखन कौन कर रहा है, जी वो पता चलता है, जी और वही डांटते हैं कि ये ऐसे करो, उसे पता चल जाता है जी। कि ये कोई और इसको वो कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को समझाता हूं, नहीं होता तो जाओ, फिर मंच तो नहीं दे पाऊंगा। जब आप अवधि में हास्य कविताएं पढ़ते हैं, जी सामने हजारों की भीड़ होती है, जी। वो तालियां बजाते हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, और वाकई अवधि जो है दिल से निकलती है, जी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं सेना में था, कोई आदमी स्टेशन पे ये सुन लेता था, कहा भैया कहाँ जा, तो ऐसे घूम के देखता था, जी दिल करता था उसको लिपट जाऊं। जी तो अवधि जो है दिल से निकलती है, और जब दिल से निकलती है तो दिल में प्रवेश करती है, जी। इसलिए अच्छा अवधि लगता मुझे भी बहुत मतलब पसंद है, क्योंकि अवधि पसंद होने के दो कारण है। हैं। जी पहला कारण ये कि इस दुनिया में, मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा भावुक भी हो रहा हूँ, जी जी इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपनी दादी से करता जी था, और नहीं है अब हमारे बीच। दादी हमारी अवधि बोलती थी, जी जी इसलिए मुझे अवधि से बहुत प्रेम है। और अवधि भाषा में एक चीज ये है कि एक ही शब्द के कई मायने होते हैं, और जी कई मायनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, जी जी ऐसा होता है। और अवधि बहुत मतलब मीठी भाषा है। जी। और अवधि में आप गुस्से में किसी को गाली भी दे रहे होते हैं, हाँ, तब तो भी भी वो, प्रेम झलकता है उसमें। जी तो बिल्कुल। अवधि को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये चाहूंगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, या हमसे आपसे जो जूनियर लोग हैं, वो अवधि में लिखें कुछ ना जी कुछ। जी बिल्कुल। और अवधि के बारे में एक संकलन छपना चाहिए। अभी हमने निकाला है ये जी। संकलन, तो ये संकलन, ये एक संकलन निकाला है, वो जी काव्यांजलि। जी इसमें देखिए अवधि जी जी कवियों जी की जी रचनाएं। जी। पीके प्रचंड जी, ये बताइए कि जब आप बाहर मंचों पे जाते हैं, जी अवधी भाषा में बोलते हैं, भारत देश बोली भाषा का देश है, जहाँ हर 4 कोस पे जी वाणी भाषा बदल जी। जाती है, आप अवधी में कविताएं पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दर्शक आपकी बात को समझ नहीं पाते? जैसे मान लीजिए कि अभी कोई बिहारी आके शुद्ध बिहारी में यहाँ जी जी बहराइच में अपनी कविता पढ़े, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। जी जी। तो आप जब जाते हैं अब नहीं, दूसरे प्रांतों में, तो जी कैसे फिर वहां एडजस्ट करते हैं अपने आप को? देखिए कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि
जो ये कार्यक्रम में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं साहित्य से प्रेम कर रहा है, और साहित्य कई तरह कई लिपि में मिले। अगर वो मान लिया हमारे इस भाषा को नहीं पकड़ रहा, लेकिन चूंकि अवधि बिल्कुल हिंदी को खड़ी भाषा से डायरेक्ट रिलेटिव, तो वो समझ लेता है उसका भाव। और दूसरी बात अच्छा कि उसका प्रस्तुतिकरण हाव भाव बता देता है कि ये कह रहे हैं जी। एक दो लाइन थी कि मानो होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य, ऐसी कुछ लाइन है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोशिश ये होगी कि तराईनामा के बैनर के तले बहुत जल्द आपसे एक बार फिर से मुलाकात हो। और मैं चाहूंगा कि दो चार कवियों के आप नाम सुझाएंगे जिनसे मिलके मुझे अवधि के बारे में और जानना। जरूर डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।